नमस्कार साथियों, आप सभी का लक्ष्य सीएससी चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं कुलदीप। पिछली क्लास में हमने इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया था। ये उस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। ये हमने पिछली क्लास में सिलेबस का डिस्कशन किया था और क्लास को हम किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे उसका सिलेबस भी मैंने आपको नोट करा दिया था। पिछली क्लास में हो सकता है मैंने बहुत तेज़ी से कुछ चीज़ें करा दी, तो अब मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पिछली क्लास का हमको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं आपको स्टार्टिंग करने से पहले 2 मिनट में पिछली क्लास का आपको रिवीजन करा देता हूँ। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। हमने पिछली क्लास में जो नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट चैप्टर शुरू किया था, उसका एक तो प्रस्तावना देखा था हमने कि उसकी गणना क्यों की जाती है, और दूसरा पॉइंट हमने जीडीपी देखा था कि जीडीपी क्या होता है, उसके बारे में उसके जो 4 कंपोनेंट थे, उसके 4 पार्ट थे, उसकी परिभाषा थी, हमने वो सब देखा था। अगर मैं प्रस्तावना की बात करूं, अगर नेशनल इनकम की गणना क्यों की जाती है, तो इसके बारे में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको आसानी से याद कर पाएंगे आप उसको। अगर आपने उसको लिख दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूँ कि नेशनल इनकम जो था वो किसी भी देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के उचित दोहन तथा लोगों को मिलने वाले आर्थिक कल्याण के बारे में अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय आय और उत्पाद का अध्ययन किया जाता है। क्यों अध्ययन किया जाता है? 2 बातें मेन बताई थी मैंने आपको। कौन कौन सी 2 बातें एक बार मन में रिकॉल करो आप, मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट बात जो थी कि जो हमारे पास जो उपलब्ध आर्थिक संसाधन है उनके उचित दोहन के लिए, और दूसरा पॉइंट है लोगों को मिलने वाले आर्थिक कल्याण के लिए हम जो नेशनल इनकम है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर हो गया। सेकंड मैंने बात करी थी आपके सामने जीडीपी की, और जीडीपी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो उसकी परिभाषा थी। उसकी परिभाषा के अंदर ही सब कुछ लिखा हुआ था। मैं आपके सामने एक बार जीडीपी की परिभाषा बोलकर सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनना उसको। अगर आपने पिछली क्लास को अच्छे से देखा होगा तो आप अच्छे से इसको कनेक्ट कर पाएंगे। एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। एक बार फिर से, एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको आगे इसके बारे में बता दिया था, फिर भी फटाफट एक बार और रिवीजन करा देता हूँ मैं आपका कि जीडीपी में केवल उसी उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है जो देश की घरेलू सीमा के भीतर होता है, भले ही उत्पादन में किसी विदेशी साधन की भूमिका क्यों न रही हो। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था उसमें था कि जीडीपी की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही सम्मिलित किया जाता है। क्यों? अगर हम सारी वस्तुओं सबको अगर शामिल कर लेंगे तो पीटी में क्वेश्चन बन सकता है कि अगर सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है किसी अर्थव्यवस्था में, तो किस प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होगी। तो वो दोहरी गणना की कठिनाई उत्पन्न होगी, दोहरी गणना की समस्या यानी कि डबल काउंटिंग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ये दूसरा पॉइंट था। और अगर सभी वस्तुओं को शामिल करना ही है तो जीवीए का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, कि किस प्रकार जो गेहूं होता है, गेहूं से आटा बनता है और आटा से ब्रेड बनता है। ये हमने एग्जांपल लिया था पिछली क्लास में। ठीक है, उसके बाद जो जो थर्ड पॉइंट था वो बताया था मैंने कि जीडीपी को एक समयावधि के साथ जोड़ा जाता है जो कि सामान्यतः 1 वर्ष होती है। और अगला लास्ट फोर्थ पॉइंट था जीडीपी का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर किया जाता है। ये मैंने आपको फटाफट रिवीजन करा दिया है। ठीक है, लगभग 1 या 2 मिनट लगे होंगे रिवीजन करने में हमको। तो हम आज की आगे की क्लास शुरू करते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आपने जीडीपी अच्छे से पढ़ाई है हमने। तो जीडीपी के अंदर जब नेट फैक्टर इनकम अर्नड अब्रोड को जोड़ा जाता है तो जीएनपी निकलता है। ये एक फॉर्मूला छोटा सा, उसको आप एकदम से अच्छे से याद कर लेना।
जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड अब्रोड। इसको हिंदी में कहते हैं विदेशों में अर्जित निवल साधन आय। साधन आय विदेशों में अर्जित तक तो ठीक है, निवल का मतलब नेट होता है, मतलब आयात निर्यात हो गया, या फिर जो भी कुल मिला के नेट लास्ट जो बचता है वो नेट होना चाहिए, यूँ नहीं कि अब ग्रोथ को शामिल कर रहे। और साधन आय, साधन आय क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, लेबर हो गया आपके, कैपिटल हो गया आपके, बिल्डिंग्स हो गया आपके, और बहुत सी चीज़ें होगी जिनको साधन आय कहा जाता है। लेकिन केवल दो ही साधन आय होती है जो सीमा पार तक जा सकती है। अब बिल्डिंग वगैरह तो सीमा पार नहीं जा सकती, साधन आय वगैरह होती है। तो यहाँ पे साधन आय का मतलब जो है केवल कैपिटल से है, एक तो केवल कैपिटल से है और एक लेबर से है यहाँ पर इस जीएनपी की परिभाषा के अंतर्गत। तो जो साधन है हमारे, जो लेबर विदेश में जाता है या फिर वहाँ से जो आता है, या फिर जो पूंजी है, जो कैपिटल जो भारत से जाती है या फिर विदेश से जो आती है, उनका जो नेट होता है उसको हम अगर जीडीपी में जोड़ेंगे तो जीएनपी निकल जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, और आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। आपको बहुत सारी इंटरनेट पे बहुत सारी डेफिनेशन मिलेगी, सब कुछ उनका सबका इतना सा ही मतलब होता है, आसानी से आप समझ जाएंगे। क्या बताया मैंने अभी तक आपको कि जीडीपी के अंदर अगर हम नेट फैक्टर इनकम अब्रोड को जोड़ते हैं तो हमारा जीएनपी यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाता है। और मैंने आपको ये नेट फैक्टर इनकम अब्रोड भी अच्छे से समझा दिया है कि जो नेट होती है, कोई भारत से जो पूंजी गई है या फिर जो पूंजी आई है विदेशों में, उनका जो नेट निकलेगा अमाउंट, उसको हम जीडीपी में अगर जोड़ देते हैं तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाएगा। ठीक है, ये इसकी परिभाषा थी। इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी है, वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जैसे कि विदेशों में अर्जित निवल साधन आय, भारतीय साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, इसको हमने ए नाम दिया है। और विदेशी साधनों द्वारा भारत में अर्जित आय, इसको हमने बी नाम दिया है। मैंने जो भी आपको बताया ना, उस थोड़ी सी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, जो कि अगर क्वेश्चन बनता है तो इसी लैंग्वेज में बनेगा, ना कि हमारी सिंपल लैंग्वेज में बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, हमारे यहाँ के जो साधन है जैसे कि लेबर या कैपिटल मैंने आपको बताई थी, वो विदेशों में अगर कोई अर्जित करते हैं आय, उसमें से हमको जो पैसा मिला है उसमें से जो बाहर जो पैसा ले गए हैं विदेशी साधनों से, उसको हम अगर माइनस कर देंगे तो नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड अब्रोड निकल जाएगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा बिल्कुल भी ध्यान मत देना, आप सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखने की कोशिश करना। ये मैंने अच्छे से वापस एक और बार लिखा है, इसको शॉर्ट में लिखा है, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस ए माइनस बी। ए का मतलब भारतीय साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशी साधनों द्वारा भारत में अर्जित आय। मतलब हमारे भारत के साधन विदेशों में क्या इनकम अर्न करते हैं, वो उसमें से जो विदेशी लोग जो है वो यहाँ से जो पैसा ले गए हैं उसको माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट बचेगा उसको अगर हम जीडीपी में जोड़ेंगे तो जीएनपी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, मैं एकदम धीरे धीरे चल रहा हूँ, आपको फटाफट मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। आप स्क्रीनशॉट भी साथ में लेते जाना। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल अच्छे से मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि ये भारत है, भारत को सिर्फ समझना है, भारत है। ठीक है, भारत के अंदर विदेशी साधन है, मैंने अभी आपको बताया जो विदेशी साधन है वो बी है, अभी ऊपर लिखा है विदेशी साधनों द्वारा अर्जित, मतलब विदेशी साधन जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। जब भारत की जो इनकम हो रही है टोटल 1 लाख करोड़ होकर इनकम हो रही है, उसमें से अगर विदेशी साधन को हम माइनस कर देते हैं, विदेशी साधन को विदेशी साधनों द्वारा अर्जित आय को माइनस कर देते हैं, और जो विदेश में भारत के लोगों द्वारा, भारत के साधनों द्वारा अर्जित आय है, उसको हम अगर शामिल कर देते हैं, जोड़ देते हैं उसको, तो क्या निकलेगा? जीएनपी निकलेगा। एक बार फिर से आप वीडियो देख लेना, अगर समझ नहीं आया तो आगे मत बढ़ना, सिर्फ एकदम सिंपल लैंग्वेज में ध्यान रखना। मैंने आपको ऊपर स्टेटमेंट में भी बता दिया है, चित्र के द्वारा भी बता दिया है, आपको जैसे समझ में आए वैसे समझना, लेकिन अच्छे से समझना, सिर्फ उसको समझना है और कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको। ये भारत है, मान लो, यहाँ से विदेशी साधनों द्वारा अर्जित आय को हमने माइनस किया है, बाहर निकाल दिया है, और भारतीय साधनों द्वारा जो विदेशों में अर्जित आय हुई है उसको जोड़ दिया है हमने। किस में जोड़ा है? जीडीपी में। ठीक है, तो हमारे पास जीएनपी निकला है।
एकदम सिंपल इतना ही है बस जीएनपी का कॉन्सेप्ट। जीडीपी में से आपको अगर शॉर्ट नोट्स के रूप में याद करना है तो इसको अच्छे से याद कर लेना, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस ए माइनस बी। अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में बनेगा तो हो सकता है कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर, यानी कि जो ये दोनों स्थिर अगर हो जाते हैं तो आप ऊपर जो बार लगा है इसका मतलब होता है कि स्थिर होना। अगर ये दोनों स्थिर हो जाते हैं ए माइनस बी, और अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो जीएनपी भी बढ़ेगा, और अगर जीएनपी बढ़ रहा है तो जीडीपी भी बढ़ेगा। यूपीएससी में इस तरह के स्टेटमेंट बन सकते हैं। साइड में लिखा हुआ है मैंने, अगर जीडीपी बढ़ेगा तो जीएनपी भी बढ़ेगा, अगर अन्य बातें कांस्टेंट या स्थिर रहे तो। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया। जीएनपी जीडीपी हमने पढ़ लिया अच्छे से, फर्स्ट वन था। सेकंड नंबर पे हमने जीएनपी को पढ़ लिया अच्छे से। अब हम आगे चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास है एनएनपी। एकदम सिंपल है, बिल्कुल ध्यान से एकदम समझना। एनएनपी जीएनपी में से अगर डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, जीएनपी में से अगर डेप्रिसिएशन अगर घटा देते हैं तो हमको एनएनपी प्राप्त होता है। एनएनपी क्या होता है? एनएनपी क्या होता है फटाफट बताओ। जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो एनएनपी आ जाएगा। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? सबसे पहले डेप्रिसिएशन को आप इंग्लिश में याद करने की कोशिश करना अच्छे से, क्योंकि हिंदी में इसके बहुत सारे नाम हैं। डेप्रिसिएशन को हिंदी में वैसे मुख्य रूप से मूल्यह्रास कहा जाता है, या फिर अपकर्ष कहा जाता है, या मशीनों की घिसावट का अनुमानित मूल्य होता है उसको कहा जाता है। डेप्रिसिएशन कभी कभी कुछ देश इसलिए निकालते हैं, अगर आपने 5 करोड़ की कोई मशीन खरीद ली है तो उसकी घिसावट तो होगी ही ना मशीन की, उसको कोई कैलकुलेट नहीं किया जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था में। तो अगर एनएनपी निकाला जाता है तो उस डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है, जिससे कि वास्तविक स्थिति का पता चलता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि डेप्रिसिएशन को ये जो एनएनपी इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम में नहीं लेते हैं। इसका मुख्य जो रीज़न है वो है डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो सभी देशों में अलग अलग होती है। कहीं पे 10%, कहीं पे 20%, कहीं पे 30%। तो इस वजह से बहुत सारी समस्याएं, कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, इसलिए एनएनपी को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा जाता है। लेकिन आप सीधा सा इतना ध्यान रखना कि एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कैसे की जाती है। जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो हमारे को एनएनपी मिल जाएगा। ठीक है, जीडीपी की परिभाषा अच्छे से याद करना है। जीडीपी की परिभाषा एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के, एकदम टिक पे याद होनी चाहिए, समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के मौद्रिक योग, समग्र मौद्रिक योग को जीडीपी कहते हैं। उसमें से जीडीपी में अगर हम ए माइनस बी क्या होता है फटाफट बताओ आप। ए माइनस बी अगर करते हैं जीडीपी में तो हमारे पास जीएनपी निकलता है, और जीएनपी में से अगर डेप्रिसिएशन निकालते हैं हम तो हमारे पास एनएनपी निकलता है। ठीक है, 3 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए हैं, एकदम अच्छे से लिख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जो नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है, नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट का इम्पोर्टेंट, बहुत खतरनाक इम्पोर्टेंट। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, इसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे थोड़ा सा, वो है एनएनपीएफसी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट को हिंदी में कहते हैं साधन लागत। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट को हिंदी में कहते हैं साधन लागत। फैक्टर कॉस्ट को हिंदी में कहते हैं साधन लागत। साधन लागत मैंने आपको भी ऊपर बताया था क्या क्या, कैपिटल और लेबर, जो ऐसी साधन लागत होते हैं जो कि सीमा पार उनका आवागमन हो सकता है। इसी के कुछ अन्य नाम भी है नेट नेशनल प्रोडक्ट के। वो है एक आपका नेट नेशनल इनकम, या नेशनल इनकम भी सिर्फ इसी को कहते हैं। अगर सिर्फ नेशनल इनकम पूछे, सिर्फ राष्ट्रीय आय पूछे तो भी इसी को कहते हैं एनएनपीएफसी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जब जैसे कि ऊपर दिखाया हुआ है आपके पास एनएनपी है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो ज़बरदस्ती अपना दिमाग नहीं लगाना कि ये किस चीज़ पे हुई है। तो अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो उसको मार्केट प्राइस पे माना जाता है। एमपी मार्केट प्राइस किस पे माना जाता है? मार्केट प्राइस। दो ही चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स में भी फिलहाल ध्यान रखनी, एक तो मार्केट प्राइस और एक है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस
अगर कहीं कुछ नहीं लिखा है तो उसका आप समझना मार्केट प्राइस ही पर ही निकाला जाएगा कोई चीज़। लेकिन हम जो राष्ट्रीय आय निकालते हैं, वो हम फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं। इसका हिंदी में नाम है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इसके मैंने 2 अन्य नाम भी बता दिए आपको, इसमें इतना ध्यान रखने की कोई बात नहीं है। ठीक है, इसे निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि जब कुछ ना हो तो मार्केट प्राइस एमपी माना जाता है। ठीक है, अब अच्छे से ध्यान से सुनना है एकदम। एनएनपी एमपी ऊपर वाला जो था ना, एनएनपी एमपी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, डेप्रिसिएशन जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करके एनएनपी एमपी में से अगर हम अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं और सब्सिडी यानी छूट को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, राष्ट्रीय आय। इसकी मैं अन्य तरीके से भी बताऊंगा, अभी आप इतना अच्छे से याद रखना। अगर कोई आपसे राष्ट्रीय आय पूछे सीधा सा सिंपल सा, तो उससे इतना ही कहना है कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी है मार्केट प्राइस पे, उसमें से हम अप्रत्यक्ष कर माइनस कर देंगे और सब्सिडी को अगर जोड़ देंगे तो हमारी राष्ट्रीय आय निकल जाएगी। इसको अप्रत्यक्ष को घटाने का सीधा सा मतलब ये कि साधन आय नहीं है ये। अगर 10 रुपये में कोई चीज़ मार्केट में मिल रही है, इसकी साधन लागत हो रही है 10 रुपये की, तो इसमें अप्रत्यक्ष कर अगर जुड़ गया 1 रुपया तो ये हो गई 11 रुपये की। लेकिन जो साधन इसमें जो काम हुआ है वो तो 10 रुपये का ही हुआ ना, इसलिए हम 1 रुपया यानी कि ऐसा अप्रत्यक्ष कर माइनस कर देंगे। या फिर अगर मान लो कि कोई चीज़ मार्केट में 10 रुपये में मिल रही है और उस पर साधन लागत उस पर 8 रुपये का 10 रुपये की मिल रही है, लेकिन उस पर साधन लागत 12 रुपये का काम हुआ है, तो सरकार ने उसको 2 रुपये का क्या दिया है, सब्सिडी दी है। इसलिए उसकी उस वस्तु की मूल्य कितना हो गया, 10 रुपये हो गई है। लेकिन 10 रुपये हो गई, लेकिन उसमें साधन कितने काम में आए, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, उसमें साधन कितने काम है, उसमें 12 रुपये के काम आए, तो हम सब्सिडी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो सब्सिडी को जोड़ देंगे हम, तो हमारे पास वापस 12 रुपये बन जाएंगे और साधन आय निकल जाएगी, तो हमारी एनएनपी जो राष्ट्रीय आय है वो सही से निकल जाएगी। सही से निकालने के लिए ही हमको इतनी सारी माथाफोड़ी करनी पड़ती है। ठीक है, आप इसमें से क्या याद रखोगे अच्छे से, एनएनपी एमपी, एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर, उसमें से क्या घटाना है आपको, अप्रत्यक्ष कर घटाने हैं और सब्सिडी को जोड़ना है। क्यों जोड़ना है मैंने बता दिया है आपको लगभग 1 या 2 मिनट। इसका एक और फॉर्मूला है, इसी को नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि जो प्रत्यक्ष कर है उसमें से सब्सिडी को जोड़ दिया है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल गया है। ठीक है, तो इसी शब्द के लिए एक और शब्द क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो एनएनपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर निकलता है तो भी क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया है। दूसरा फॉर्मूला क्या मतलब अथवा में करके है, इसी का ये मैंने आपको बता दिया कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकाला जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस किया जाता है। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करने के बाद हमको माफ़ करना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करेंगे हम, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल जाएगा। ठीक है, एनएनपी एमपी आपको अच्छे से समझना है। इसका फॉर्मूला भी आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, हम इसको एक एग्जाम्पल की भी आपको मैं बताता हूँ। साधन लागत क्या क्या होते हैं हमारे पास। साधन लागत में हमारे पास एक आता है लेबर क्या मांगता है, वेजेस मजदूरी मांगता है। कैपिटल यानी कि पूंजी पे क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग है साधन तो लागत क्या हो जाएगी, बिल्डिंग का क्या लगता है, रेंट लगता है। अगर आपके चाहे खुद की बिल्डिंग ही क्यों नहीं है आपके पास, लेकिन उसका रेंट तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा अगर आप अच्छी तरीके से अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो। अगली जो साधन है हमारे पास वो है रॉ मटेरियल की क्या आती है, लागत आती है, कॉस्ट आती है उसकी रॉ मटेरियल खरीदने की। फिर एक जो उद्यमी होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, कोई व्यक्ति होता है, वो अगर रिस्क ले रहा है तो वो रिस्क क्यों ले रहा है, उसकी भी तो कुछ ना कुछ मंशा होगी। तो वो क्या चाहता है, वो प्रॉफिट चाहता है।
वो प्रॉफिट के लिए रिस्क ले रहा है। तो हमारे पास कितनी साधन लागत आ गई है फिलहाल? पाँच तरह की साधन लागत आ गई है। कौन कौन सी? लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस। कैपिटल पे क्या लगता है? इंटरेस्ट। बिल्डिंग पे रेंट। रॉ मटेरियल कॉस्ट। और रिस्क पे प्रॉफिट। माना कि एग्जांपल है एक कि किसी को भुगतान किया जा रहा है 2 रुपये मजदूरी का, पूंजी पर 1 रुपये का ब्याज लग रहा है, और 1 ही रुपये का रेंट भी जा रहा है, और उसका जो रॉ मटेरियल खरीदने की कॉस्ट है वो 3 रुपये हो रही है, और उसका कि जो कि अंत में किसी व्यक्ति का प्रॉफिट निकल रहा है 3 रुपये का। तो हमारी फैक्टर कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10 रुपये की। ये फैक्टर कॉस्ट समझा रहा हूँ मैं। एनएनपी आपको मैंने पिछले पेज पे क्लियर कर दिया अच्छे से, ठीक है। एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है। अगर 10 रुपये की चीज़ मार्केट में मिल रही है और उस पर लागत भी 10 रुपये की हुई है, मार्केट में भी 10 रुपये की मिल रही है और वो चीज़ बनी भी 10 रुपये में, तो इसका आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? अंदाज़ा सिर्फ इतना ही लगेगा ना कि उस पर ना तो कोई टैक्स लगा है, कि टैक्स लगता है तो मार्केट प्राइस बढ़ जाती, ना ही कोई सब्सिडी मिली है उसके ऊपर। अगर सब्सिडी मिली होती तो मार्केट प्राइस कम हो जाती। लेकिन अगर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट अगर समान है, एक एक दूसरे के समान है बिल्कुल, तो ऐसा आप कह सकते हैं कि उस वस्तु पर कोई भी टैक्स नहीं लगा है और उस वस्तु पर कोई भी सब्सिडी नहीं दी गई है। इसी तरीके से अगर कोई वस्तु है 10 रुपये की, लेकिन मार्केट में वो 12 रुपये की मिल रही है, मार्केट प्राइस ज़्यादा हो रही है फैक्टर कॉस्ट से। तो क्यों ज़्यादा हो रही है? क्योंकि उस वस्तु पर टैक्स लगा है, ठीक है। अगर कोई वस्तु जो है वो मार्केट में 12 रुपये की मिल रही है, लेकिन माफ़ करना, अगर कोई वस्तु की जो कॉस्टिंग आई है फैक्टर कॉस्ट वो 12 रुपये की आई है, लेकिन वो मार्केट में अगर 10 रुपये में मिल रही है, तो क्या हुआ 2 रुपये का? 2 रुपये कहाँ से आया है? कहीं से तो आए होंगे, वो सरकार ने दिए हैं। सरकार किस रूप में देती है? सब्सिडी के रूप में देती है। तो आपको ये वाली चीज़ें ध्यान रखनी है। ये वाले आपको क्वेश्चन में डाला जा सकता है कि अगर मार्केट प्राइस और अगर फैक्टर कॉस्ट बराबर है तो क्या कंडीशन होगी, और अगर मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा है तो क्या कंडीशन होगी, और अगर फैक्टर कॉस्ट अगर मार्केट प्राइस से ज़्यादा है तो क्या कंडीशन होगी। ये सारी कंडीशन आपको अच्छे से ध्यान रखनी है और इसको अच्छे से समझना है एकदम। मैंने आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लिखवाया है, एकदम अच्छे से समझना है। इसको आप 2 की स्पीड में भी देख सकते हैं अगर आपने इकोनॉमिक्स पहले से पढ़ा हुआ है तो, और अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो आप इसको अच्छे से शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। इसके शॉर्ट नोट्स तो वैसे शॉर्ट नोट्स ही है ये सारे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, इसका मैं फटाफट क्विक रिवीजन करा दूँ आपको एक बार। हमने पिछली क्लास का रिवीजन किया था, फिर अभी हमने एनएनपी पढ़ा है। जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल जाता है। फिर हमने एनएनपी एफसी देखा है फैक्टर कॉस्ट पे। साधन लागत मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, एक्सप्लेनेशन के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में आपको समझा दिया साधन लागत क्या होती है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट नेशनल एनएनपी एमपी में से अप्रत्यक्ष कर घटा दो और सब्सिडी को जोड़ दो अगर, तो निकल जाता है आपका नेशनल इनकम भी इसको कहते हैं और नेट नेशनल इनकम भी इसी को कहते हैं, ठीक है। इसी का दूसरा एक और फॉर्मूला है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर घटा दो तो भी नेशनल इनकम निकल जाती है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने का फॉर्मूला क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। और ये फैक्टर कॉस्ट के बारे में अच्छे से आपको समझा दिया है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेबर, कैपिटल, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल और रिस्क, और ये 3 कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। इससे एमसीक्यू बनने के चांसेस रहते हैं कि मार्केट प्राइस और अगर फैक्टर कॉस्ट बराबर है तो क्या कंडीशन होगी, मार्केट प्राइस अगर ज़्यादा है फैक्टर कॉस्ट से तो क्या कंडीशन होगी, और अगर फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा है मार्केट प्राइस से तो क्या कंडीशन होगी। इनको अच्छे से ध्यान रखना और अच्छे से लिखना आप, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।